कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान झूठा और हिंदुस्तान सच्चा साबित हुआ है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। Big news, the news broken here first. Jadhav will not be executed. The World Court has backed India, snubbed Pakistan. India has scored a monumental victory. The big story tonight, India's diplomatic win at the International Court of Justice. International Court of Justice में भारत को बड़ी जीत मिली है। Dr. Subramaniam Swamy, your first reaction to this? Well, it's a complete victory into the framework of an interim order. पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार है, भारत के लिए जीत है। कानूनी जंग की पहली लड़ाई है, उसको भारत ने जीत लिया है। भारतीय मीडिया कुलभूषण से मुताल्लिक भारतीय दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर खुशी में शोर मचा रहा है कि आलमी अदालत ने भारतीय मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को आलमी अदालत में शिकस्त हो गई, भारत की बहुत बड़ी फतह हो गई, भारत ने पाकिस्तान को झूठा साबित कर दिया। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आलमी अदालत के आज के हुक्मनामे को जिस तरह मीडिया में पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के हुक्मनामे में आलमी अदालत ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में कौंसलर रसाई ना देने के खिलाफ भारतीय दरख्वास्त पर अदालती दायरा इख्तियार के तयन के फैसले तक अबूरी हुक्म जारी किया है। यानी कि जब तक अदालती दायरा इख्तियार है जिसको पाकिस्तान ने चैलेंज किया था, अदालत उसका तयन नहीं करती, उस वक्त तक कुलभूषण यादव की फांसी को रोक दिया जाए। अभी तक दायरा इख्तियार पर फैसला नहीं दिया, काउंसलर रसाई का इख्तियार नहीं दिया। जब तक कि अदालत ये फैसला नहीं करती, उस वक्त तक कहीं कुलभूषण को पाकिस्तान में फांसी ना हो जाए, इस बात के मद्देनजर सिर्फ फांसी को रोका गया है और पाकिस्तान से कहा है कि अदालती दायराकार के तयन के फैसले तक कुलभूषण की फांसी पर अमल दरामद ना किया जाए। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म में कहना है कि यह फैसला जल्द इसलिए दिया गया है कि भारत की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि दायरा इख्तियार और रसाई का मामला तय होने से पहले ही कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में फांसी ना दे दी जाए। अदालत का कहना था कि पाकिस्तान ने इस मामले पर कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी कि फांसी उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत फैसला नहीं देगी। इसलिए ये अबूरी हुक्म जारी किया गया, क्योंकि ये एक फौरी नोयत का मामला था। आलमी अदालत इंसाफ ने अपने अबूरी हुक्मनामे में मजीद कहा है कि आज के हुक्म का असर किसी भी तरह इस मामले पर आने वाले हतमी फैसले पर असर अंदाज नहीं होगा। The decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case or any questions relating to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of India and Pakistan to submit arguments in respect of those questions. आलमी अदालत इंसाफ ने अपने हुक्मनामे में मजीद कहा है कि अब तक होने वाले दलाइल और उन पर गौर करने के बाद अदालत समझती है कि किसी भी शहरी की काउंसलर रसाई का मामला वियना कन्वेंशन 1963 के तहत आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार में आता है, मगर अभी इसका तयन होना बाकी है। अदालत समझती है मगर तयन होना बाकी है। ताहम कन्वेंशन में कहीं नहीं लिखा कि काउंसलर रसाई का मामला जासूसी में मुलव्विस अफराद पर लागू नहीं होता। The court also notes that the Vienna Convention does not contain express provisions excluding from its scope persons suspected of espionage and terrorism. At this stage, it cannot be concluded that Article 36 of the Vienna Convention cannot apply in the case of Mr. Jadhav, so as to exclude on a prima facie basis the court's jurisdiction under the optional protocol. आलमी अदालत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2008 में कैदियों को काउंसलर रसाई का होने वाला दो तरफा मामला अदालत के दायरा इख्तियार को तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई बायलैटरल मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान है तो वो अदालत के दायरा इख्तियार को तब्दील नहीं कर सकता। आलमी अदालत इंसाफ के जज ने कहा कि पहले अदालत इस केस की समाअत के दायरा इख्तियार का फैसला करेगी और उसके बाद भारतीय दरख्वास्त पर काउंसलर रसाई का मामला देखेगी। यानी जो भारतीय मीडिया कह रहा है कि दायरा इख्तियार पर भी फैसला हो गया, काउंसलर रसाई का भी मामला हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे भी
यूरोप में और इन मगरबी ममालिक में फांसी की सज़ा के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पर भी दबाव रहता है कि फांसी की सज़ाएं नहीं होनी चाहिए, तो अगर किसी को फांसी दी जा रही हो तो उससे पहले ये फैसला उनकी तरफ से दिया गया है फांसी रोकने का कि जब तक हम फैसला ना कर दें पाकिस्तान कुलभूषण यादव को एग्जीक्यूट ना करे, फांसी की सज़ा पर अमल दरामद ना करे। ना कि ये फैसला दिया गया है कि पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई नहीं दी, ट्रायल फेयर नहीं हुआ, इसलिए पहले कौंसलर रसाई दे, ट्रायल दोबारा से करे। ये फैसला भी नहीं आया, ये फैसला भी होना है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। कुलभूषण केस में कोई भी फैसला बैरूनी दबाव की बजाय कौमी सलामती को देखते हुए किया जाएगा। और दफ्तर खारजा की वेबसाइट पर अटॉर्नी जनरल की प्रेस रिलीज में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि आलमी अदालत के फैसले के बावजूद कुलभूषण यादव के केस का स्टेटस तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म है। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान ने समाअत में हिस्सा अदालत के एहतराम की वजह से लिया। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि कौंसलर रसाई में सिक्योरिटी बहुत ही अहम वजह है। केस पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जारी रहेगा। इस अहम मामले पर बात करेंगे हम। हमारे साथ ना सिर्फ साबिक जज होंगे जो कि आलमी अदालत इंसाफ में साबिक जज रह चुके हैं अली नवाज चौहान साहब, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बिन अल-अक़वामी क़वानीन रीमा उमर साहिबा। रीमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या इस फैसले को इस तरह रीड करना दुरुस्त है कि सिर्फ और सिर्फ जो फांसी की सजा थी उस पर अमल दरामद फिलहाल रोका है कि जब तक हम फैसला नहीं कर देते भारतीय दरख्वास्त पर केस अदालत की जुरिस्डिक्शन का मामला जो कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं है, और दूसरा काउंसलर रसाई का मामला, उस वक्त तक फांसी की सजा पर पाकिस्तान अमल दरामद ना करे, ऐसा है या हकीकतन जो भारत ने कहा था वो मान गई है इस वक्त ICJ? जी, बहुत शुक्रिया साजिद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा नहीं ख्याल इस पे दो राय हो सकती हैं। ये एक प्रोविजनल मेजर है। इंडिया की जो एप्लीकेशन थी वो प्रोविजनल मेजर की ही थी, जिसको आम जुबान में इंटरिम ऑर्डर भी कहा जा सकता है। फिलहाल ना जुरिस्डिक्शन का फैसला हुआ है, ना ही मेरिट्स का फैसला हुआ है। सिर्फ ICJ ने कहा है कि जादव साहब को व्हाइल द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन पाकिस्तान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और ये जो प्रोसीडिंग्स है अभी तो बहुत लंबी चलेंगी, अभी कई महीने लगेंगे जुरिस्डिक्शन का फैसला होने में, फिर कई साल तक लग सकते हैं मेरिट का फैसला होने में। तो अभी तो टाइम है हतमी फैसला होने में। इस आलमी अदालत के को आप फॉलो करती रही हैं, आपके अपने ख्याल में इस किस्म के केसेस में बहुत टाइम लग जाएगा? पाकिस्तान को जाहिर कह दिया गया है कि इस पर अमल दरामद ना करें, और जब तक वो फैसला करते हैं उसमें साल भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। जी, अक्सर कई साल तो लगते हैं, 2-3 साल मेरा ख्याल है आम है, एवरेज है। और स्पेशली इस तरह के केसेस 3-4 कॉन्सुलर एक्सेस के हवाले से ही पहले भी हो चुके हैं, जिसमें प्रोविजनल मेजर्स जो हैं वो तो चंद दिनों में ही उस पर ऑर्डर आ जाता है और अक्सर स्टे का ही आता है, और उसके बाद फिर कई साल बाद हतमी फैसला आता है। उसमें आपको पता है ये पॉलिटिक्स भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। कई ऐसे केसेस हैं जो परसू नहीं करती है कोई पार्टी, या केस जो बुनियाद है वही खत्म हो जाती है। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और पाकिस्तान और इंडिया अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे तो कई साल लग सकते हैं, 2-3 साल लग सकते हैं। मैं एक और बात बताइएगा, ज़ाहिर है आप पाकिस्तान से बाहर लॉ प्रैक्टिस करती हैं, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन भी फॉलो करती हैं, पता नहीं आपने आज पाकिस्तानी मीडिया अगर फॉलो किया हो या नहीं किया, या सोशल मीडिया फॉलो किया हो या नहीं किया, एक बहस है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के वकील ने केस सही तरीके से प्रेजेंट किया नहीं, और दूसरी शिकें ऐसी थी अगर उनकी बुनियाद पर वो केस प्रेजेंट करते तो आज इस किस्म का फैसला नहीं आता। वकील अच्छा नहीं था पाकिस्तान का, या केस उसने नहीं अच्छा प्रेजेंट किया। आप बतौर कानूनदान जो इन मामलों को देखती भी हैं, आपके ख्याल में सही तरीके से नहीं प्रेजेंट किया, इसको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता था? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अक्सर हम एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढते हैं। जो एक अहम बात इस केस से पता लगी है उस पे कोई बात नहीं कर रहा, और अहम बात ये है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस की पार्टी है, और उस कन्वेंशन की जो प्रोविजंस हैं वो पाकिस्तान
ने उसको उनको फॉलो करना है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया जाधव के केस में। तो ये कहना कि वकील ने 40 मिनट बात की, 90 मिनट नहीं की, एड हॉक जज अपॉइंट पाकिस्तान ने नहीं किया, या इस तरह की ये एक्सक्यूजेस हैं, मेरा ख्याल है ये डाइग्रेशंस हैं। हमें असल में जो कानून है उसको समझना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूरी लीगल बहस चली है इस केस के अराउंड, वो बिल्कुल गलत है। जो जुरिस्डिक्शन इंडिया ने आईसीजे की क्लेम की है, जिस पे आईसीजे ने आज फैसला दिया है, वो 36(1) का है। और बहुत सिंपल मामला है कि दो पार्टीज, अगर कोई डिस्प्यूट आता है एक ट्रीटी का जिसकी दोनों सिग्नेटरीज हैं, तो आईसीजे जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। ठीक है, इसमें कोई जो पाकिस्तान की जो यूनिलैटरल डिक्लेरेशन थी, उसमें जो एक्सेप्शंस थी, वो बिल्कुल असर नहीं करेंगी इस केस को। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला था, हमने लीगल पहलू पे इतना गौर नहीं किया, पॉलिटिक्स में ज्यादा पड़ गए, इसीलिए कई लोग हैं जो आज सरप्राइज्ड हैं, इनको हैरत हुई है ऑर्डर पे। लेकिन जिन लोगों ने इस केस को फॉलो किया है और इसी तरह के और भी केसेस और ममालिक के बीच में भी डिस्प्यूट्स आते हैं जिनका आईसीजे फैसला करता है, और अगर उनको देखा जाए तो ये फैसला यही आना था। ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है। डेथ पेनल्टी का केस है, जिंदगी मौत का केस है। कैसे आईसीजे ये कह देता कि नहीं आप एग्जीक्यूट कर दें जाधव साहब को? ऐसे नहीं हो सकता था, फैसला यही आना था। तो हमें मेरा ख्याल एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि लॉ क्या कहता है। और जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स है, उनको एक अच्छी साउंड एडवाइस पे अपने फैसले करने चाहिए। इस तरह की पॉलिटिकल रेट्रिक पे नहीं करने चाहिए मेरा ख्याल है। और अब ऑपोजिशन पार्टीज भी मेरा ख्याल है पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, ये कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का केस इसलिए कमजोर था क्योंकि फैक्ट्स हमारी फेवर में नहीं है, इसलिए नहीं कमजोर था कि लॉयर ने सही तरह आर्ग्यू नहीं किया। रीमा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रीमा उमर मौजूद थी, अपना इस पर मौक़िफ़ दे रही थी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के हक में आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दे दिया है। सिर्फ फांसी की सज़ा उससे पहले ना हो जाए कि जब तक आलमी अदालत इंसाफ फैसला दे, जो कि भारतीय दरख्वास्त है और पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया है। इसलिए फ़िलहाल ये कहा गया है कि पाकिस्तान उस वक्त तक इन्हें फांसी की सज़ा पर अमल दरामद ना करे जब तक कि हम फैसला करें। अली नवाज चौहान साहब जो खुद साबिक जज आलमी अदालत इंसाफ रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, क्या ये दुरुस्त है कि एक उबूरी फैसला है जिसमें पाकिस्तान को कहा गया है कि जब तक हम फैसला ना कर लें भारत की दरख्वास्त पर, या जो पाकिस्तान ने हमारी जुरिस्डिक्शन चैलेंज की है उस पर, उस वक्त तक सजा पर अमल दरामद ना किया जाए? उबूरी फैसला, इंटरिम ऑर्डर। ये फैसला जो है उनका इंटरिम है, प्रोटेक्ट करना। जिस तरह कोई इमारत गिराने वाला आए और गिराना चाहे तो उसको स्टे ऑर्डर मिल जाता है अपोजिट साइड को कि वो ना गिराए जब तक कि ये फैसला ना हो जाए कि ये इमारत का मालिक कौन है और असल डिस्प्यूट में किसके हक में बात जानी है। लेकिन जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है वो तो आउट नहीं हुई। पाकिस्तान ने अगर नया कोर्ट, सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान के अख्तियार में है कि वो एक नया ट्रिब्यूनल बनाए या नया कोर्ट बनाए और उसमें प्रोसीड करे ड्यू प्रोसेस को महलूज रखते हुए। लिहाजा ये केस जो है ये अभी तक पाकिस्तानी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंदर है और पाकिस्तान ने फैसला करना होगा एविडेंस के ऊपर, पाकिस्तानी जजेस ने कि वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। मतलब यानी कि अगर अभी एक इंटरिम ऑर्डर है और अगर आगे भी जाके भी ऑर्डर ये आ जाता है कि जी हाँ भारत ठीक कह रहा है, काउंसिल एक्सेस दें और सही तरीके से इसका ट्रायल किया जाए, आप कह रहे हैं तब भी पाकिस्तान ही की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगी, तो फिर पाकिस्तान का फायदा है। दुनिया को पता भी चलेगा जब वो खुद इंटरनेशनल अदालत में ले गया है कि क्या क्या पाकिस्तान के पास सबूत हैं, कैसे भारत पाकिस्तान में अपने जासूसों के जरिए दहशतगर्दी कराता है। ये सारी दुनिया को पता चलेगा जब पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन ही अप्लाई होगी, अगर फैसला आता है, जो कभी नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन है उसको ज़्यादा चुकन्ना होगा और उन्होंने कोई डाउट नहीं छोड़ना और इस केस को प्रूव करना है। ये तो उनके जुरिस्डिक्शन में है, इंटरनेशनल कोर्ट में तो नहीं ना ये एविडेंस दिया जाएगा या ट्रायल होगी। ना उन्होंने उसे बरी किया है, बरी जिम्मा भी नहीं किया, ये तो रोका है। ये सिर्फ रोका है। नवाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लीगल ओपिनियन भी आपने सुना। भारतीय मीडिया शोर भी मचा रहा है, जश्न भी मना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, मगर असल में हमने आपको खुद जो अदालत की क्लिप्स है जो कि अदालत ने कहा है वो भी सुनाया
इसके अलावा जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी सुनाई कि फैसला भी होना है, प्रोसीडिंग्स होंगी, महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। जो भारत ने कहा है लीगल एक्सेस का, जो काउंसलर एक्सेस का, उसका फैसला करने में भी, या जो पाकिस्तान ने कहा है कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं इस वाले मामलात में भी, मगर उससे पहले फांसी ना हो जाती, ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान उस वक्त तक फांसी ना दे जब तक कि हम फैसला ना कर दें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ में इंतहा पसंदी के खात्मे में नौजवानों के किरदार के मौजू पर सेमिनार से खिताब किया और इस खिताब में आर्मी चीफ ने अहम बातें की। वो तमाम बातें की जो पाकिस्तान के मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं, जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी ही नहीं इंतहा पसंदी का भी सामना है, उससे निकलने के लिए लाजमी है, जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए पाकिस्तान को, वो तमाम उन बातों में नजर आती थी कि दहशतगर्दी से ही नहीं इंतहा पसंदी से भी निमटना लाजमी है। क्या क्या इस वक्त नौजवानों का किरदार हो सकता है, क्या क्या इस वक्त खतरात हैं। उन्होंने नौजवानों को दरपेश खतरात से मुताल्लिक अहम और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने नौजवानों को मुस्तक़बिल का सरमाया करार देते हुए कहा कि बेचेहरा और बेनाम कुव्वतें सोशल मीडिया पर नौजवानों को गुमराह कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दहशतगर्दों के ही निशाने पर नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी हमें हदफ बना रखा है, जो खासकर हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह ना मिलने की वजह से इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें ये बात तस्लीम करना होगी कि हमारे मुआशरे में ख़राब हुक्मरानी और इंसाफ की कमी की वजह से पाकिस्तानी नौजवानों का इस्तेहसाल हो रहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि कुछ ममालिक दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर में भारतीय क़यादत का मुलविस होना कोई राज नहीं, और अब बलोचिस्तान में भी उनके मकासद ढके छुपे नहीं हैं। इंतहा पसंदी के खिलाफ घर, तालीमी इदारे और मीडिया हाउसेस हमारी पहली दिफाई लाइन हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जब वो तालीमी इदारों की बात करते हैं तो उसमें स्कूल्स, मदरसे और आला तालीम के इदारे शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात याद रखना होगी कि हमने दहशतगर्दी को मिलकर शिकस्त दी है, और अब हम इंतहा पसंदी को भी अपनी इक़दार, ज़हनी सलाहियतों और जिस्मानी तवानाइयों के साथ मिलकर हराएंगे। उन्होंने बताया कि इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बचे कुचे दहशतगर्द पाकिस्तान की ज़मीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, और ना ही हम किसी और जानिब से ये बर्दाश्त करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी को जिस्मानी तौर पर शिकस्त देने के बाद अब उनके धोखाबाजी पर मुश्तमिल सोच को भी हराना होगा। ये वो अहम बात है जो कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में फ़र्क करके दोनों को ख़त्म करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लाजमी है। और आर्मी चीफ ने आज ये बात भी की। आर्मी चीफ का कहना था कि वो ये बात समझ चुके हैं कि वो बैलेट के ज़रिए नहीं लेकिन तशद्दुद से ताकत हासिल कर सकते हैं। तालिबान के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि वो बैलेट बक्स के ज़रिए नहीं, यानी कि वोट के ज़रिए नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। इसलिए जबर, खौफ और तबाही को दहशतगर्दों ने अपना हथियार बना लिया है। सिपह सालार ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि दीन में किसी तरह का जबर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए मुआशरे से तशद्दुद ख़त्म करना होगा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और हम इससे पीछे रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। GHQ में मुनक़दा सेमिनार में एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ का कहा कि नौजवान नस्ल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमारी सिमत को बेहतर बना देगी। सेमिनार में मौजूद शुरा के मुताबिक, और ये शुरा बताते हैं कि आर्मी चीफ ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों फ़ौज और इससे पहले उन्हें खुद निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ ने बताया कि पहले फैसला किया तो बेटे ने कहा कि आपने एक मकबूल लेकिन गलत फैसला किया है। दूसरा फैसला किया तो बेटे ने कहा कि अब आपने गैर मकबूल मगर दुरुस्त फैसला किया है। अब एक इंतहाई अहम बात है जो कि महफिल के शुरा बताते हैं। ज़ाहिर हवाला नहीं दिया गया शुरा की तरफ से, मगर हालिया जो डॉन लीक्स के हवाले से ट्वीट का मामला था जिसमें वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव को मुस्तरद किया गया और उसके बाद उस ट्वीट को वापस लिया गया। ऐसा लगता है कि ये बात उस पैराहे में की गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। बड़ी अहम है पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए कि पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत हो या फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, और पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो इस बात के को फ़र्क करके आगे बढ़े कि मकबूल फ़ैसला लाजमी नहीं है कि दुरुस्त फ़ैसला भी हो। कौमें और ममालिक दुरुस्त फ़ैसले से आगे बढ़ती हैं और लीडरशिप इसी बात का सबूत होती है। लीडर यही बात साबित करता है कि वो मकबूल नहीं बल्कि दुरुस्त फ़ैसले करे, और इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे थे। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं,
ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ. جوہی صاحب بہت شکریہ. جوہی صاحب, جو پاکستان کو اس وقت پاکستان کے حالات میں کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے, آپ کو وہ نظر آتی ہے دہشت گردی کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف, نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کا کی کوئی برین واشنگ نہ کرے, اس حوالے سے ساتھ میں یہ کہنا کہ دہشت گردوں کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آ سکتے, اس لیے وہ دہشت گردی کے ذریعے اور جبر کے ذریعے آنا چاہتے ہیں. یعنی اس بات کا ادراک اس میں نظر آتا ہے کہ انتہا پسندی, دہشت گردی اور اقتدار کے درمیان جمہوریت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ تمام چیزوں میں آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ نظر آتی ہے جو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے. جی, میرا خیال میں آرمی چیف کی خاص طور پہ آج کی جو تقریر تھی وہ اس کا تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جو گاہے بگاہے ہم ان کے مختلف سٹیٹمنٹ سے اخذ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کے آتے ہی انہوں نے جو رد الفساد کا پروگرام بنایا اور یہ ریلائز کیا, فوکس کروایا کہ اب ہم باہر کے دشمنوں سے مکمل طور پر اپنے علاقوں کو سے صاف کر آ چکے, اب ہمیں اپنے اندر جو لوگ چھپے ہوئے ہیں اور جس قسم کی فضا میں ہم رہتے ہیں اس جو اور مقدر ہو چکی ہے اس کو صاف کرنا ہے. تو میرا خیال ہے وہ پہلا بڑا ایک ایسنشل فوکس تھا جو انہوں نے کیا. میرا خیال ہے کہ آج کی جو تقریر تھی اگر ہم سب اس میں سے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری لے لیں, جس میں اس نے معاشرے کی ذمہ داری کا مینشن کیا, حکومت کے بہت سارے کام کرنے والے ہیں, اور ان تمام کا جو مرکز ہے جہاں پہ فوکس ہو جاتی ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو لے کے چلیں, اس میں بہتری آتی رہے گی, ایز یو گو along موو along وہ ہوتی رہے گی. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو جتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سسٹین نہیں ہم کر پائیں گے, یہ زیادہ دیر تک پائیداری کا وہ نہیں ثابت ہوں گی. تو یہ ہے میرے خیال میں پیغام آج کی تقریر کا, اور مجھے کلیئرٹی نظر آتی ہے, بہت کمیٹڈ ہیں, ڈیموکریٹ اور سیاست کا نظام چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور اس حوالے سے کلیئرٹی بھی نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے بہت سارے کام اب حکومت کے کرنے کے ہیں, انتہا پسندی کے معاملے کو حکومت کا کام ہے کہ ایڈریس کرے جب دہشت گردی کے خلاف فوج لڑ رہی ہے. ساتھ میں یہ بتائیے گا, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پاپولر فیصلے کے خلاف جانا. اپنے صاحبزادے کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے پہلا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاپولر ہے درست نہیں ہے, دوسرا کیا تو انہوں نے کہا کہ ان پاپولر ہے مگر درست فیصلہ ہے. اور درست فیصلہ ہی ظاہر ہے قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے. پاپولر ان پاپولر ایک وقتی چیز ہوتی ہے, بعد میں نتائج قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ بڑی بات ہے, بہادری کی بات ہے. یہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہونا بھی ایک عام بات ہے کہ انہیں پتہ ہے, اور جو اپنے صاحبزادے کو بھی کوٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. میرا خیال میں یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ آج کل ڈیبیٹ ہمارے ہاں چل رہی ہے, جس میں کہ بدقسمتی سے آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا جاتا ہے. جو یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید ڈان لیکس میں جو پاناما سے حاصل نہیں ہوا وہ ڈان لیک سے حاصل کر لیں گے یہ لوگ, اور اس میں جس قسم کی اگر ان کو کوئی چیز نظر آئی جہاں پر کہ ایک ٹویٹ آ گئی تو ٹویٹ کے بعد ان کی امیدیں بہت زیادہ بند گئیں. میرا خیال ہے وہ ٹویٹ کے بعد, اور وہ ٹویٹ کا جو بنیاد بنی وہ یہ وجہ تھی کہ آرمی چیف اس وقت دفتر میں نہیں تھے, باہر تھے, اور میرا خیال ہے ہر شخص اپنے اس مشکل پاکستان کے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں کچھ ضروری سبق سیکھتا ہے ایز ہی گوز along with the work اور جاب. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ امپلسولی یا اس وقت فوراً فیصلہ کرنے کی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وہ فیصلہ کچھ لوگوں کی ایڈوائس کے اوپر فوراً کیا گیا جو کہ غلط تھا. وہ ٹویٹ بے انتہائی طور پہ غلط تھی, اور پھر اس کی اس حد تک انہوں نے اعتراف کیا کہ میرے خیال میں جا کے گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر سے ذاتی طور پر اس کی معذرت کی اور کہا کہ یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, اور فرسٹ تھنگ میں اس کو واپس لوں گا. یہ بہت بڑی دل کی بات ہوتی ہے, بہت بڑے شخص کی نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی اظہار آج کا کہ میرا بیٹا جو تھا اس نے بھی مجھے بتایا تھا, یعنی آج تو ذاتی ان کی گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے نے بھی مینشن کیا تھا کہ ابو یو مے ہیو بیکم ویری پاپولر اس ٹویٹ کے بعد, لیکن یہ کوئی آپ نے بہتر کام نہیں کیا. اور جب پھر وقت کے بعد ان کو احساس ہوا اور انہوں نے اس کو ٹویٹ کو واپس بھی لے لیا, تو اس کے بعد وہ حالانکہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا لیکن وہ اور ان پاپولر فیصلہ تھا, لیکن اس کو لیا کیونکہ وہ صحیح فیصلہ تھا. دیکھیے لیڈرشپ کی جو اساس ہے وہ پاپولر اور رائٹ, جو صحیح ہے اور جو زیادہ مقبول ہے, ان دونوں میں فرق کرنے میں ہے. لیڈر وہ بہترین ہوتا ہے جو کہ صحیح فیصلہ کرے, نہ کہ مقبول فیصلہ کرے. یہ ہے لیڈرشپ کا اساس اور اصول جس کو میرے خیال میں انہوں نے بیان کیا. جوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی ہی مثبت تقریر تھی, اور لیڈرشپ کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ آپ نے فیصلے درست کرنے ہیں نہ کہ مقبول فیصلے کرنے ہیں. پرائم میں بریک شامل کرتے ہیں اور عام خبروں پہ بات کریں گے.
सऊदी अरब पर 9/11 हमलों में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाने के बाद, अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में सऊदी अरब पर तनकीद करने के बाद, मुसलमान ममालिक पर तनकीद करने के बाद, इसके अलावा दहशत गर्दी का जो नेटवर्क है वो मुसलमानों से जोड़ने के बाद, इक्तिदार में आते ही मजीद उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स दिए गए, उसके बाद अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला दौरा अगर करने जा रहे हैं तो वो इस्लामी मुल्क का है और वो है सऊदी अरब। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। इन दोनों के ताल्लुकात कशीदा हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी माजी जैसे नहीं। 39 इस्लामी ममालिक का फौजी इत्तेहाद बन रहा है। मशरिक़ वस्ता में नई सफ़बंदी हो रही है, होती दिखाई दे रही है। और अमेरिका जो सऊदी अरब से दूर और ईरान के करीब आया, अब एक बार फिर से सऊदी अरब के करीब और ईरान से दूर जाता नजर आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं, फिर इसराइल और उसके बाद रोम जाएंगे। My first foreign trip as President of the United States will be to Saudi Arabia, then Israel, and then to a place that my cardinals love very much, Rome. Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam, and it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support with our Muslim allies to combat extremism, terrorism, and violence. सऊदी अरब ने दौरे के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप 31 मई को होने वाली अरब और इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में भी सऊदी अरब के दौरे में शिरकत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और दीगर अरब ममालिक समेत 22 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। जिसके हवाले से खबर आई थी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ मुलाकात मुतवक्को है। इसी अमरीकी अरब इस्लामिक समिट का नाम इसको दिया जा रहा है और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जैसा कि हम कह रहे हैं। सऊदी अरब ने इस दौरे से खासी उम्मीदें जोड़ रखी हैं। बहुत अहम दौरा है। गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को गैर मुल्की पहले दौरे के लिए मुंतखब करने की वजह बयान करते हुए कहा कि इस दौरे के जरिए ये मुस्लिम इत्तेहादियों के साथ मिलकर शिद्दत पसंदी, तशद्दुद और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक नए दौर का आगाज होगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस दौरे के दौरान तारीख की बड़ी असलहे की डील का भी ऐलान करेंगे। अरब अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल इस अहम दौरे से जुड़ा है। अमरीकी मीडिया बहुत ही हसास तरीके से इस दौरे को देख रहा है और इस बात के खदशात का इजहार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो बात मुंह में आती है कह देते हैं, आमतौर पर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखते। उनके मुंह से अदा किया गया कोई एक लफ्ज़ या एक जुमला एक मुकम्मल डिजास्टर भी साबित हो सकता है या ये दौरा बहुत मस्बत भी साबित हो सकता है। बराक ओबामा दौर में सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बदतरीन सतह तक आए, कम से कम पिछले 40-50 साल की तारीख की बदतरीन सतह पर आए और ओबामा इंतजामिया ईरान के करीब आई और सऊदी अरब से दूर हुई। फिर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी कशीदा हैं। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा की जानिब से सख्त जुमलों का तबादला किया गया। पहले सऊदी वज़ीर दिफा और नाइब वली अहद ने बयान दिया कि तेहरान के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि जंग सऊदी अरब तक ले जाएं, बल्कि जंग ईरान तक ले जाएंगे। इस बयान पर ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। ईरानी वज़ीर दिफा ने भरपूर जवाब दिया और वाज़ेह किया कि अगर सऊदी अरब ने जंग ईरान तक लाने की बेवकूफ़ी की तो सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये इन दोनों के दरमियान इस किस्म के जुमलों का तबादला हुआ। इसके अलावा ईरान को इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद पर भी एतराज़ है और इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब खित्ते की सूरत हाल बदल सकता है। अरब दुनिया और अमरीका दोनों ही इस दौरे को अहमियत दे रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता 70 बरस से अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे, मगर 2015 में ईरान से जोरी मुआहदे और फिर 2016 में 9/11 रिपोर्ट पर अमरीका और सऊदी अरब ताल्लुकात में खलीज आई। सऊदी अरब अमरीका से, अमरीका सऊदी अरब से ये दोनों से दूर हो गए और गुज़िश्ता साल उस वक्त के करीब अमरीकी सदर बराक ओबामा ने सऊदी अरब के हवाले से अहम बयानात दिए। द अटलांटिक मैगजीन को इंटरव्यू में बराक ओबामा ने सऊदी अरब से ताल्लुकात को पेचीदा करार दिया, जो कि एक बड़ी बात थी क्योंकि उससे पहले हमेशा सबसे बड़ा अलाए, एक बेहतरीन अलाए कहा जाता था। और मजीद कहा कि सऊदी अरब को ऐसा मौसर तरीका अपनाना होगा कि वो पड़ोसियों के साथ अमन कायम रखे। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की हिमायत का मतलब होगा कि अमरीका फौजी मुदाखलत करे, झगड़ा ख़त्म कराए, फौजी मुदाखलत करके, इसका ये मतलब होगा। मगर ये ना तो अमरीका के मुफाद में होगा ना ही मशरिक़ वस्ता के। और फिर जब बराक ओबामा ने सऊदी अरब का अपना आखिरी दौरा किया तो अमरीकी सदर का रिवायती इस्तकबाल तक नहीं हुआ। खलीजी ममालिक के सरबराहों को ज़्यादा अहमियत दी गई और खलीज राब्ता काउंसिल के इजलास में आने वाले खलीजी ममालिक के सरबराहों का भरपूर इस्तकबाल हुआ। शाह सुलेमान खुद एयरपोर्ट पर आए और ये इस्तकबाल सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर भी हुआ। लेकिन अमरीकी सदर बराक ओबामा का इस्तकबाल रियाज के गवर्नर ने किया,
نہ کہ خود شاہ سلیمان نے. حالانکہ اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو کنگ عبداللہ نے خود ان کو ایئرپورٹ پر جا کر ریسیو کیا تھا, اور ان کی آمد بھی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر نہیں کی گئی. اس دفعہ جب وہ آئے, سعودی عرب کے اس رویے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران تنقید کی اور واضح کیا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو وہ کیا کریں گے. He goes to Saudi Arabia. He lands. There's nobody to greet him. Now, what does Donald Trump do? If I go to Cuba, if I go to Saudi, I'm on Air Force One, nobody to greet. Sir, there's nobody to greet you of any high rank. I said, where's the king? Where's the king? I want the king to greet me. No, I'm sorry, sir. He's home watching television. I'm sorry. He's watching a beautiful Samsung television. I said, wait a minute. Wait a minute. He's not here. Where are the Castro brothers? Give me one of the Castros. I said, no, he's not here. Here's what I do. I say, pilot, come here a minute. How's our fuel? Fine, Mr. President. Get the hell out of here, baby. We're leaving. Right? Get the hell out of here. یہ بھرپور تنقید ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے. اوباما پر بھی اس وقت ان کا جو ریسیپشن ہوا اس پر بھی. اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب میں شاندار استقبال کیا جائے گا, اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کا استقبال ہوتا ہے. سعودی عرب عرب ممالک میں ہی نہیں, پوری مسلم امہ میں امریکہ کا سب سے کلیدی اتحادی سمجھا جاتا رہا ہے, اور اسرائیل فلسطین تنازعات دیگر عالمی امور پر اختلافات کے باوجود بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آیا, مگر 60 برس کی تاریخی تعلقات مجموعی طور پر خوشگوار رہے. دوسری عالمی جنگ, گلف وار, سرد جنگ, دیگر عالمی مسائل میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا. یہاں تک کہ جو پاکستان اور افغانستان میں وار ہوئی سوویت یونین کے خلاف, اس میں بھی یہ باقاعدہ طور پر کہا جاتا رہا, اور اب تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جتنا پیسہ امریکہ ڈالتا ڈالر بائی ڈالر, سعودی عرب بھی اتنا ہی پیسہ ڈالتا. اس کے علاوہ سعودی عرب کی تیل کی دولت دونوں ممالک کو قریب لائی تھی, اور آج تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی بڑی وجہ ہے. اب کیا ہوگا, اس حوالے سے محی یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محی یوسف صاحب, بہت شکریہ. صاحب, آپ کو لگتا ہے جو بھی ماضی کی کنٹروورسیز ہیں ان سے ہٹ کر یہ بڑا ہی اہم دورہ ہے, اور اس کا مثبت آؤٹ کم لازمی بھی ہے اور آئے گا بھی, جس قسم کی اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بڑا زبردست ریسیپشن بھی دیا جا رہا ہے, اور ٹرمپ بھی بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں جانے سے پہلے؟ جی شاہ صاحب, میرے نزدیک یہی امکان ہے اور یہی امید ٹرمپ صاحب کو بھی ہوگی, امریکہ کو بھی ہے. دیکھیے, یہ بہت اہم دورہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا پہلا دورہ ہے امریکہ سے باہر اور وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا سگنل ہے اس دورے میں, اور وہ یہ ہے کہ جو ایران کی طرف تھوڑا سا رجحان نظر آ رہا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کا, اس کو کافی حد تک واپس ریورس کیا گیا, اور امریکہ اپنی مشرق وسطیٰ کے ان الائنس اسٹرکچرز کی طرف واپس جا رہا ہے جہاں پہ وہ پہلے تھا, اور اس میں سعودی عرب جو ہے ہم جانتے ہیں سب سے اہم مسلم دنیا کا ملک تھا. دوسرا یہ کہ جہاں آئیسس کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے ٹرمپ صاحب نے آ کے بڑا واضح کیا ہے کہ میرا سارا فوکس جو ہے مسلم دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ہے, اور اس میں آئیسس سر فہرست ہے, اور اس میں سعودی عرب کی شمولیت اور حمایت اور وہ جو ایک الائنس, ملٹری الائنس کی بھی بات ہے, اس کا بھی ایک سگنل آ رہا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی اس وقت اس میں کمی نہیں چھوڑے گا ان کے استقبال میں بھی, اور اس سے آگے بڑھ کے یہ بات کہنے میں کہ امریکہ دوبارہ ہمارے ساتھ مکمل طور پہ ہے, اور سگنل یہی ہوگا کہ شاید ایران کے خلاف اگر نہیں تو ایران سے وہ جو ایک لچک دکھا رہا تھا امریکہ, وہ اس طرف نہیں جائے گا. ساتھ میں بتائیے گا, ایک مسلم نیٹو اتحاد کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, نیٹو ٹائپ اتحاد کی, راحیل شریف صاحب بھی گئے ہیں, اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, یا امریکہ کا کوئی کردار یا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کوشش تو امریکہ کی یہی ہے نا کہ اگر آپ دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں اور مسلم دنیا سے آپ کو مسئلہ ہے, اگر مسلم دنیا اور نیٹو آپس میں یہ آپ اس طرح بات کریں کہ مل کے کام کریں تو وہ اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیٹو اور مسلم دنیا کے ممالک میں ایک ٹینشن بھی موجود ہے, وہ اتنی کوئی آسان نہیں ہے اس کو ختم کرنا. ترکی کو دیکھ لیجئے, نیٹو کا ملک ہے لیکن وہاں بارہا ان کو مسائل بھی ہو رہے ہیں اردوغان صاحب کو. میں یہ 39 ممالک کا ایک مسلم اتحاد بننے جا رہا ہے, میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں بھی کوئی بات ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟
जो मुस्लिम सऊदी अरब का जी बिल्कुल, जो राइस शरीफ साहब जिसकी क़यादत के लिए। अच्छा, नहीं देखिए, वो मिलिट्री अलायंस जो है उस पर बात तो बिल्कुल होगी, एक कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें अमेरिका जो है वहाँ मौजूद है, वो सिग्नल है, लेकिन उस अलायंस का तो शाहजेब अभी तक कोई सर पैर ही नहीं समझ आया कि उसने करना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो ठीक है, राइस शरीफ साहब उसकी क़यादत करेंगे, लेकिन आया वो पाकिस्तान के एक रियासत के हवाले से फैसला है या वो एक इनफरादी तौर पे उनको देखा जाए? और फिर इस अलायंस को खड़ा करना आईसिस के खिलाफ तो ठीक है, वो जवाब भी हमें चाहिए होंगे कि आया ये कहीं वही शिया सुन्नी फसाद वाला मामला, ईरान के खिलाफ खड़े होने वाला मामला, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब को भी इसको वाजे करना होगा कि आखिर वो किस हद तक किस तरफ इस अलायंस को ले जाना चाहते हैं। वरना अभी ये जो एक मुलाकात होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ ये ममालिक शामिल जो हैं वो आएंगे, उससे कोई खातिर खा मेरे नज़दीक पेशरफ नहीं होगी इस अलायंस में। बहुत शुक्रिया मीर यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि सर पैर नहीं पता, मई का कहा गया था पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से कि मई में ये सारे के सारे मामलात पता चल जाएंगे। अब यही जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इसी के बाद पता चल जाएंगे इस मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का, क्योंकि आधा मई तो गुजर गया है, या उसके बाद पता चलेंगे, ये खुद हुकूमत ही हमें बता सकती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान का प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से जहां मईशत में बेहतरी को सराहते रहे हैं, वहां उन खतरात की तरफ भी इशारा करते रहे हैं जिनसे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उनमें जो सबसे बड़ा ख़तरा है उसके आसार अब और ज़्यादा नुमाया हो रहे हैं पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में। रवा माली साल के इब्तिदाई 10 माह यानी जुलाई से अप्रैल के दौरान 200% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और ये इस बात के बावजूद है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हैं, वो आधी हैं 5 साल पहले के मुकाबले में। इसके अलावा भी जो दूसरी प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो नीचे आई हैं। उसके बावजूद करंट अकाउंट खसारे में इजाफा बैरूनी सेक्टर के लिए बड़ा खतरा है। इस बात का इशारा है कि बैरूनी अदायगियों के मामले पर एक बहरान सर उठाने के लिए तैयार है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी किए गए दादो शुमार के मुताबिक जुलाई 2016 से अप्रैल 2017 तक मुल्क के करंट अकाउंट खसारे में दुगना इजाफा हुआ है, और अब ये 7.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो नहीं रहा, इंपोर्ट्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। हुकूमत इसकी जस्टिफिकेशन ये देती है कि इंपोर्ट्स में इसलिए इजाफा हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपेंशन की वजह से मशीनरी की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। मगर इस वक्त पाकिस्तान में आगे जाके एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, बार बार हम हुकूमत से सवाल करते रहे हैं कि उसको लाने के आसार नज़र नहीं आते। हालांकि सीपैक की ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, मगर कैसे पाकिस्तान का तिजारती खसारा ख़त्म होगा जब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो सेक्टर है उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसकी इन्वेस्टमेंट अभी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। इसका जवाब हुकूमत नहीं देती। मगर अभी फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि जैसे ही बिजली की कमी ख़त्म हो जाएगी और सीपैक की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स में भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और जीडीपी भी ग्रो करेगा। मगर फिलहाल ये खतरात उसी तरीके से नजर आते हैं। 200% इजाफा करंट अकाउंट डेफिसिट में इसी तरफ इशारा करता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।